हेलो दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 के भारत परिषद अधिनियम में क्या क्या प्रावधान हुए थे उनके बारे में हम जानेंगे। ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम ये एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो रिफॉर्म। इसको मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो मार्ले और मिंटो थे, मार्ले जो है ये भारत सचिव है जो ब्रिटेन में बैठे हुए हैं, और जो मिंटो है ये भारत के वायसराय हैं इस टाइम पे 1909 के टाइम पे। और ये सुधार क्यों कहा जाता है? तो इन्होंने कहा था कि जो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था उसमें कुछ कमियां थी, उनको सुधार करने के लिए ये एक्ट जो है भारत परिषद अधिनियम लाया गया है। तो ये मार्ले मिंटो ने ये चीज की कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम 1892 की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए लाया गया। लेकिन हम इसका आंतरिक विश्लेषण करें तो हमें ये चीज पता चलती है कि ये किसी और वजह से लाया गया था। ये इनकी, क्योंकि यहाँ पे जो हो रहे थे बहुत सारे जो स्वदेशी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे उनकी वजह से यहाँ पे इन्होंने इसको सुधार का नाम दे दिया। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं, हमने इतिहास में पढ़ा हुआ है, 1905 में यहाँ पे इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया था किसके? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और लॉर्ड कर्जन के द्वारा जब बंगाल का विभाजन कर दिया था तो वहां पे इन्होंने बहुत ज्यादा फूट डालना चालू कर दी थी हिंदू और मुस्लिमों के बीच में। हिंदू और मुस्लिमों के बीच में फूट डालना चालू कर दी। अब इसमें जो जो इन्होंने प्रावधान लेके आए, इसमें क्या है, इन्होंने एक चीज सबसे ज्यादा, इन्होंने सबसे खराब चीज करी थी कि यहाँ पे इन्होंने सांप्रदायिकता यहाँ पे लाके रख दी थी। सांप्रदायिकता कैसे लाके रख दी थी? इन्होंने मुस्लिम पक्ष का अलग निर्वाचक मंडल बना दिया था। मुस्लिम पक्ष के लिए अलग निर्वाचक मंडल बना दिया था। अब मुस्लिम पक्ष के लिए अलग निर्वाचक मंडल बना दिए तो वो हिंदुओं से अलग हो गए। अब मुस्लिम अलग हिंदू अलग, दोनों के बीच में दरार डाल दी, इन्होंने फूट डालना चालू कर दी। तो यहाँ पे ये इन लोगों ने इस चीज से बचने के लिए, इस चीज की वजह से क्या हो रहे थे, इन्होंने ये प्रावधान लाया तो इसकी वजह से क्या हो रहे थे, बहुत ज्यादा आंदोलन हो रहे थे। तो इसलिए इन्होंने इसको यहाँ पे सुधार का नाम दे दिया कि हमें इसको सुधार करना है। 1892 के जो भारत परिषद अधिनियम आया था उसमें सुधार करना है हमें, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने पार्लियामेंट का सुधार का नाम इसको दे दिया। तो इस एक्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, और यहाँ पे एक चीज और हम जान लें कि ये जो मिंटो साहब है, मिंटो, इन्हें सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने यहीं पे सांप्रदायिकता की स्टार्टिंग यहीं से इन्होंने करी थी। हिंदू मुस्लिम को अलग अलग कर दिया था, यहाँ पे उनके बीच में फूट डालना चालू कर दी थी। यहाँ से इन्होंने रणनीति अपना ली कि फूट डालो, राज करो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान हुए थे। सबसे पहला प्रावधान था कि केंद्र की परिषद की सदस्य संख्या बढ़ा दी। इसमें क्या हुआ, केंद्र की जो विधान परिषद थी उसकी सदस्य संख्या बढ़ा दी गई। अब कितनी बढ़ा दी गई? 1892 में एक्ट में हमने देखा था कि कितनी थी, 16 थी। तो यहाँ पे कितनी कर दी, 16 से बढ़ाकर इन्होंने कर दी 60। 16 से बढ़ाकर इन्होंने कितनी सदस्य संख्या कर दी, 60 कर दी। और इसमें यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि जो आधे रहेंगे, आधे गैर सरकारी सदस्य रहेंगे। गैर सरकारी सदस्य रहेंगे आधे, 60 में से आधे गैर सरकारी सदस्य रहेंगे। हमको पता है कि जो भारतीय, जितने भी भारतीयों की जो प्रवेश होता था इसमें, वो किसमें, गैर सरकारी सदस्य में होता था, सरकारी सदस्य में तो होता नहीं था। तो यहाँ पे कितने हो गए, भारतीय जो थे वो गैर सरकारी सदस्य में आते थे। तो यहाँ पे ये हमारे लिए एक अच्छी चीज हुई थी इसमें कि यहाँ पे सदस्य संख्या बढ़ा दी गई थी, 16 से 60 कर दी, और इसमें आधे गैर सरकारी होंगे। अब यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे कितनी तरीके की हो गई। यहाँ पे पहले हमको पता था कि वायसराय वो परिषद होती थी, वायसराय प्लस इनकी परिषद, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती थी। ये कौन सी होती थी, ये कार्यकारिणी रहती थी। ये क्या थी, कार्यकारिणी। हमको पता है ये क्या थी, कार्यकारिणी थी। इनके बाद में यहाँ पे क्या थी, दूसरी क्या थी, दूसरी थी ये, दूसरी जो मनोनीत वाले थे, दूसरी जो मनोनीत होके आते थे, मनोनीत में कितने थे, 2 थे। पहला कौन सा था, सरकारी
और दूसरा कौन सा था, गैर सरकारी। सरकारी और गैर सरकारी, और तीसरा कौन सा हो गया था, जो निर्वाचित हो गया थे। ये तीन तरीके के हो गए, तीन तरीके, जैसे भारत की जो वायसराय थे, वायसराय और उनकी कार्यकारिणी परिषद, और जो मनोनीत आते जिसमें गैर सरकारी और सरकारी जो लोग रहते थे, और यहाँ पे निर्वाचित सदस्य। हमने 1892 में देखा था कि यहाँ पे निर्वाचन की जो प्रक्रिया थी वो चालू हो गई थी, निर्वाचन चालू हो गया था, लेकिन वो क्या था, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन था। अब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन कैसे चालू हुआ था, हमने पिछले एक्ट में देख लिया था कि वहां पे क्या हुआ था, वाणिज्य मंडल, विश्वविद्यालय या फिर कोई सी नगर पालिका के जो बड़े बड़े जो थे वो लोग उनको मनोनीत कर देते थे कि इन लोगों को आप रख लीजिए, जो नामों की सलाह दे दी जाती थी कि ये नाम अच्छे हैं, ये नाम बढ़िया है, ये लोग बढ़िया हैं, तो इनको मनोनीत कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या चीज करी, यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन चालू हो गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब डायरेक्ट वोटिंग अब यहाँ से चालू होगी, लेकिन उसमें भी वोटिंग में भी बहुत ज्यादा लिमिटेशन थी, वो लिमिटेशन अभी हम देखेंगे। तो ये तो इन्होंने कर दी, इसके साथ में इन्होंने क्या दी, यहाँ पे इनको शक्तियां भी बढ़ा दी गई। इसको 60 तो कर दिया, लेकिन 60 में कुछ शक्तियां भी तो बढ़नी चाहिए, तो इन्होंने कुछ शक्तियां भी यहाँ पे दी। तो शक्तियां क्या दी, दूसरा शक्तियों में वृद्धि। जो गैर सरकारी सदस्य थे, ये गैर सरकारी सदस्य की है, गैर सरकारी सदस्य की शक्तियों में वृद्धि। तो क्या क्या थी, पहले इनके पास में क्या प्रश्न पूछने की थी, यहाँ पे ये पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न। दूसरा क्या है, दूसरी क्या थी यहाँ पे, कि ये जो लोकहित की जितनी भी बातें चलती थी, लोकहित की योजना में बहस या कोई प्रस्ताव दे सकते थे। लोकहित की जितनी भी योजना या कोई बातें आ रही थी तो वहां पे बहस कर सकते थे, प्रस्तावना दे सकते थे, प्रस्ताव दे सकते थे अपना कि हम ये सलाह दे रहे हैं, ये शायद अच्छी सलाह हो सकती है, तो ये दे सकते थे। इसके बाद में जो बजट था, बजट में भी ये बहस कर सकते थे, बजट में भी बहस कर सकते थे। तो ये इनके पास में शक्तियों में यहाँ पे वृद्धि कर दी गई थी, संख्या तो बढ़ा दी गई, 60 कर दी गई यहाँ पे, लेकिन इनकी शक्तियों में भी कुछ वृद्धि करी गई। अब इसके साथ में यहाँ पे एक और चीज क्या थी, जैसा कि मैंने बताया, इसको मिटा देते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन यहाँ पे चालू कर दिया था। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन कैसे हुआ, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन ये प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ करने के बाद में बहुत ज्यादा लिमिटेशन रखी गई। मतलब जो वोटिंग डालने की, मत डालने का जो जितना इतना ज्यादा अधिकार नहीं दिया, सबको नहीं था अधिकार, कुछ जो लिमिटेड लोग थे उन लोगों का अधिकार था। कुछ लोगों में कौन थे वो, जो कर भरते थे, जो टैक्स भरते थे, कर देते थे, जिनके पास में संपत्ति थी, जिनके पास में ज्यादा संपत्ति थी, मतलब जो लोग अमीर थे। इसके बाद में जिनके पास में शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था। शिक्षा का अधिकार मतलब जो लोग वहां पे शिक्षा ले सकते थे, जो लोग पढ़े लिखे थे, जिन लोगों के पास में संपत्ति ज्यादा थी, जो लोग कर भर सकते थे, सिर्फ यही लोग जो थे वो वोट दे सकते थे। सब लोग वोट नहीं दे सकते थे, सब लोग मत नहीं दे सकते थे, ये लोग मत दे सकते थे जिनके पास में शिक्षा का अधिकार था। और आपको जैसे भी हम पहले की तरह अगर हम जान ले, इतिहास में हम पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या चीज होती थी, कि जितने जो अमीर लोग थे सिर्फ वो ही अपनी आवाज रख सकते थे, वो ही अपनी बातें वो बता सकते थे, वहां पे जाके अपनी जितनी भी जो चीज, जो भी उनकी समस्या थी, वो जाके कहीं पे रख सकते थे। जो गरीब लोग थे उनके पास में ना शिक्षा थी, ना वो पढ़े लिखे थे, ना वो जानते थे, उनके अधिकार नहीं जानते थे, वो किसी चीज के बारे में उनको जानकारी नहीं थी, तो इसलिए वो कुछ नहीं करते थे। इसीलिए इन लोगों के पास में जो अमीर लोग थे, जिनके पास में पैसा था, वो लोग शिक्षा भी ग्रहण कर सकते थे, यहाँ पे कर भी भरते थे, तो इन लोगों के पास में यहाँ पे अधिकार इनको दिया गया। क्या दिया, मत डालने का अधिकार दिया गया। अब इसके साथ में यहाँ पे हमने एक और चीज देखी थी, कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, प्रथम बार मुस्लिम मुस्लिम पक्ष का
निर्वाचक मंडल बना दिया, मुस्लिम पक्ष का निर्वाचक मंडल बना दिया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम देखते हैं ना, अभी जैसे हमारे पास में आरक्षण है, आरक्षण में हम लोग क्या क्या चीजें, जैसे ओबीसी एसटी एससी वालों का या महिलाओं का, उनकी सीटें क्या आरक्षित रहती हैं। लेकिन यहाँ पे जो सीटें आरक्षित रहती हैं उनमें क्या वोट सब दे सकते हैं, मत सब दे सकते हैं, सिर्फ वहां पे जो सदस्य रहेंगे, जो निर्वाचित होने होंगे, वो क्या होंगे, वो जाके वहां पे आरक्षित रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या था कि जो मत देंगे, मताधिकार मुस्लिम का रहेगा, यहाँ पे मत देने वाले भी मुस्लिम, और जो निर्वाचित होगा ये भी मुस्लिम। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये भी मुस्लिम पक्ष के, ये भी मुस्लिम पक्ष के, मतलब यहाँ पे हिंदू का कोई काम ही नहीं है, या दूसरे कास्ट के कोई काम ही नहीं है, तो दूसरे धर्म के लोगों का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने इससे पहले क्या पढ़ा कि इन लोगों ने हिंदू और मुस्लिमों के बीच में फूट डालना यहाँ से चालू कर दिया, हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट डालना यहाँ से प्रारंभ कर दिया। तो इससे क्या हो गया, पहले तो इन्होंने बंगाल विभाजन कर दिया था, 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन कर दिया। अब उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने इनके हिंदू और मुस्लिमों के बीच में बहुत ज्यादा फूट डालना चालू कर दी। इससे इनको फायदा क्या होगा, इससे इनको अंग्रेजों को जो फायदा हुआ ना, कि यहाँ पे क्या हो गया था, 1885 में हमने देखा कि कांग्रेस बन गई थी। अब कांग्रेस बनने के बाद में बहुत सारे जो नेता थे वो अलग अलग, उन लोगों को अपने अधिकार पता चलने लगे, वो अपनी मांगे उठाने लगे, अलग अलग जो आंदोलन थे वो चालू होने लगे, स्वदेशी आंदोलन थे कुछ वो चालू होने लगे, क्रांतिकारी आंदोलन भी अलग अलग जगह पे चालू होने लगे, कुछ छोटे आंदोलन थे, कुछ बड़े आंदोलन थे। तो इस वजह से इन लोगों को क्या थी, बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही थी अंग्रेजों को, कि किस किस को हम देखें, कभी कोई चालू हो जाता है, कभी कोई आंदोलन कर देता है, कभी कोई नेता खड़ा हो जाता है, कभी कोई नेता खड़ा हो जाता है। और उस टाइम पे क्या हिंदू मुस्लिम भी इतने ज्यादा उनके बीच में दरार नहीं थी, वो बहुत अच्छे से रहते थे। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे इन लोगों ने फूट डालना चालू कर दी, पहले बंगाल का विभाजन कर दिया, अब इनके बीच में भी यहाँ से फूट डालना चालू कर दी कि तुम अलग हो जाओ, तुम अलग हो जाओ, दोनों अलग अलग रहेंगे। तो इनके बीच में भी लड़ाइयां होने चालू हो गई। इसके साथ में क्या हो गया, जो कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच में फूट डालना प्रारंभ कर दिया। ये इतिहास का पार्ट है कि नरम दल और गरम दल के बीच में ही फूट डालना चालू कर दिया। इससे क्या इनकी रणनीति सफल हो गई थी। इनकी रणनीति कैसे सफल हो गई थी कि फूट डालो और राज करो, मतलब इन लोगों को आपस में ही लड़ा दो, ये आपस में ही लड़ते रहेंगे और हम आराम से राज करेंगे, यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इन लोगों ने ये चीज यहाँ पे चालू कर दी, नरम दल गरम दल के बीच में भी लड़ाई करवा दी इन्होंने, और हिंदू मुस्लिमों के बीच में भी लड़ाई करवा दी। अब आगे चल के जो अधिनियम आएंगे उसमें क्या हो जाएगा कि जो सिखों के लिए भी अलग पक्ष दे दिएगा, अलग निर्वाचक मंडल दे दिया, ईसाइयों के लिए अलग निर्वाचक मंडल दे दिया जाएगा। तो ये ऐसे अलग अलग कर देंगे, तो मतलब सबके बीच में ऐसे फूट डालना इन लोगों ने चालू कर दी, दरार डालना चालू कर दी। तो ये हमारे लिए बहुत एक बुरी चीज थी इस टाइम पे, कि इन लोगों ने यहीं से जो सांप्रदायिकता, इसको सांप्रदायिकता का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से इन्होंने सांप्रदायिकता लाना चालू कर दी थी हिंदू मुस्लिमों के बीच में, यहाँ पे कि आप अलग धर्म के, आप अलग धर्म के, दोनों अलग अलग हो जाओ, इन्होंने बांटना चालू कर दिया था, यहाँ पे दरार डालना चालू कर दी थी। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज थी बहुत ज्यादा। इसके बाद में क्या चीज हुई, इसके बाद में हमें एक चीज पता है, भारत सचिव, ये जो भारत सचिव पद था जो 1858 के एक्ट से बना था, भारत सचिव पद, ये कहां पे था, ये ब्रिटेन में रहते थे, ब्रिटेन में रहकर राज कर रहे थे ये भारत के ऊपर। और इसकी क्या थी, परिषद थी, जिसको हम बोलते थे भारत परिषद। ये क्या थी, भारत परिषद। ये लोग क्या थे, ये ब्रिटेन में बैठे थे और ये भारत पे राज करते थे। किसके माध्यम से राज करते थे, भारत पे राज करते थे ये वायसराय के माध्यम से, वायसराय। ये कौन थे, भारत का वायसराय, भारत के वायसराय के माध्यम से, और प्लस इनकी जो परिषद थी,
इनके माध्यम से क्या करते थे, भारत में राज करते थे। ये जो परिषद थी ये कौन सी थी, ये कार्यकारिणी परिषद थी। कार्यकारिणी परिषद, इनकी मदद से क्या करते थे ये लोग, भारत पे राज करते थे। इसके नीचे फिर गैर सरकारी, सरकारी सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ये लोग आते थे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब हमारे जो भारतीय थे उनका प्रवेश गैर सरकारी सदस्य में तो हो रहा था, लेकिन वहां पे क्या शक्तियां तो इतनी ज्यादा थी नहीं। वो क्या कर सकते थे, जैसे पूरा प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पे बहस कर सकते थे, कोई लोकहित की योजना है तो उसमें प्रस्ताव दे सकते थे अपना, या उसमें बहस कर सकते थे। इसके अलावा उनके पास में कोई पावर थी नहीं, लिमिटेड थी बहुत ज्यादा पावर। तो यहाँ पे क्या थी, इन लोगों के पास में सबसे ज्यादा पावर किसके पास में, इनके पास में और इनके पास में थी। भारत में रह रहा है तो इनके पास में सबसे ज्यादा पावर है, और यहाँ पे रह रहा है तो इनके पास में सबसे ज्यादा पावर है। अब यहाँ पे क्या, अभी तक हमारी कोई भी एंट्री नहीं थी भारतीयों की, लेकिन इस एक्ट में एक अच्छी चीज ये हुई कि जो भारत की वायसराय की ये परिषद थी, कार्यकारिणी परिषद, इसमें पहली बार किसी भारतीय की एंट्री हुई, किसी भारतीय को प्रवेश मिला। अब ये प्रवेश मिल गया तो इससे क्या इंपॉर्टेंट हो गया, क्या ज्यादा जरूरी हो गया, ये प्रवेश मिलने से सबसे ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई कि यहाँ पे इन लोगों के पास में जो शक्तियां थी वो बहुत ज्यादा थी, किसके कंपैरिजन में, जो गैर सरकारी सदस्य थे। मतलब अगर इसमें ये कोई भी भारतीय अगर इसमें आ जाता तो उसको उसके अधिकार बहुत ज्यादा मालूम हो जाए, वो सतर्क हो जाता, सजग हो जाता, उनको और दूसरे लोगों का तक जागरूकता फैला सकता था, उनके अधिकार उनको बता सकता था। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी फैल सकती थी जो भारतीयों के पास में नहीं थी। और भारतीयों के पास में, भारतीयों के लिए यहाँ पे वो बहस भी कर सकता था यहाँ पे जाके, क्योंकि इनके पास में बहुत ज्यादा पावर थी, उनके पास में अधिकार थे अपने। तो इसलिए यहाँ पे इसके पास में बहुत ज्यादा पावर थी, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे क्या चीज हुई, प्रथम बार किसी भारतीय, ऐसे लिखते हैं, प्रथम बार भारत के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसी भारतीय को प्रवेश मिला। अब ये भारतीय कौन थे, तो इन भारतीय का नाम था, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, SP सिन्हा। क्या था इनका नाम, SP सिन्हा। और इन्हीं को बाद में लॉर्ड की उपाधि दे दी गई। लॉर्ड की उपाधि मतलब ये लोग जैसे लगाते थे ना अपने लॉर्ड मिंटो, जैसे ही इनको भी लॉर्ड की उपाधि दे दी गई बाद में दे दी गई थी। पहले तो इनकी एंट्री हुई थी, बाद में इनको लॉर्ड की उपाधि भी दे दी गई थी। अब यहाँ पे हमारे कार्यकारिणी में तो हमको प्रवेश मिल गया, अब हमको कहाँ चाहिए था, यहाँ पे और चाहिए था। यहाँ पे हो जाता तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज हो जाती है हमारे लिए। यहाँ पे क्योंकि ये सारा का सारा किया जा रहा तो इनका था ना, ये लोग यहाँ से जो भी ऑर्डिनेंस देते थे, अधिनियम बना के भेजते थे, वो इनके पास में आता था, और ये लोग यहाँ पे उसको कार्यकारिणी की वजह से फैलाते थे, जो अपना पालन करते थे इनके आदेश का। तो यहाँ पे अगर भारतीय की एंट्री हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज होती थी। तो इस अधिनियम में एक और चीज हुई कि यहाँ पे भी भारतीय, इनकी जो परिषद थी इसमें भी भारतीयों का प्रवेश होना चालू हो गया। तो कौन कौन से भारतीय थे वो, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि भारत सचिव परिषद, भारत सचिव परिषद में प्रथम बार भारतीयों को प्रवेश मिला। अब इससे हमारे लिए बहुत ज्यादा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई ये चीजें, क्योंकि यहाँ से हमारे पास में और ज्यादा पावर आना चालू हो गई। तो यहाँ पे जो भारतीय थे वो कौन कौन से भारतीय थे, तो इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। पहले थे KC
पहले थे केसी गुप्ता। कौन थे? केसी गुप्ता। और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये दो कौन थे? ये केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये क्या थे? भारत का सचिव परिषद की, जो ब्रिटेन में बैठते थे, उनकी परिषद में यहाँ पे जो भारतीय थे इनको प्रवेश मिला, ये इन दोनों को। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब क्या हो गया, यहाँ पे भारत की वायसराय में भी हमको एंट्री मिल गई कार्यकारिणी परिषद में, और यहाँ पे भारत के सचिव की परिषद में जो ब्रिटेन में बैठते थे उनमें भी एंट्री मिल गई। इससे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छी बात ये हो गई कि यहाँ से हमको और ज्यादा सजग रहने का मौका मिल गया, और ज्यादा अधिकार हमको मालूम हो गए, और ज्यादा हम अपनी मांगे यहाँ पे रख सकते थे इनके द्वारा, कि यहाँ पे हमारी मांगे जो है ये क्या होगा, ये प्रतिनिधि होगा किसके? भारतीयों के। अब ये भारतीय के प्रतिनिधि होने के नाते ये यहाँ पे उनकी जितनी भी परेशानी चल रही थी वो अच्छे अलग तौर पर, बड़े तौर पर यहाँ पे रख सकते थे, क्योंकि नीचे से तो उनकी सुनी नहीं जाती थी। अब यहाँ पे ये लोग रहेंगे तो इनके पास में कुछ पावर्स भी रहेंगी, ये लोग इनकी बातें इनको सुनना पड़ेगी। तो ये लोग बहुत ज्यादा, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात थी। किसमें? 1909 के भारत परिषद अधिनियम में। तो यहाँ पे हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें क्या हुई? पहली तो हमारी क्या, सदस्य संख्या बढ़ा दी गई, 16 से 60 कर दी गई। इसमें आधे जो थे वो गैर सरकारी थे, गैर सरकारी में जो भारतीय आते थे। दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो गई कि वायसराय परिषद में हमारी एंट्री हो गई, कार्यकारिणी जो परिषद थी। और यहाँ पे प्रथम जो भारत का सचिव परिषद थी जो ब्रिटेन में बैठते थे, उसमें भी हमारी एंट्री होना चालू हो गई यहाँ से। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हुई। आगे चल के ऐसे धीरे धीरे करके हमारे जो अधिकार थे वो हमको मालूम होना चालू हो गए, धीरे धीरे करके जागरूकता फैली, धीरे धीरे करके और ज्यादा जो इन लोगों के लिए, अंग्रेजों के लिए जो हो गई, मुश्किलें बढ़ना भी चालू हो गई, क्योंकि इन लोगों के पास अधिकार बहुत ज्यादा मालूम इनको पढ़ने लगे ना, तो धीरे धीरे करके और ज्यादा भारतीयों की एंट्री होना चालू होगी, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे करके जैसे जैसे करके इन्हें 1947 तक इनने राज करा।